देखो जी, मिस्टेक को पूरा समझते हैं। अभी तक हमने जो एलिमेंट्स पढ़े फ्री कंसेंट के वो कौन कौन से हैं? कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। और इसमें मेन चीज मैंने क्या पढ़ी, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कि इन चारों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा है। और यहां मिस्टेक का जो मैं चार्ट डिस्कस करने वाला हूं वहां या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने वाला है या फिर वॉइड होने वाला है। वॉइडेबल का ऑप्शन यहां पे नहीं है, वॉइडेबल का ऑप्शन यहां पे नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब डिटेल से देखो इस चीज को। मिस्टेक आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपको याद आया, अरे यार हमसे तो जो एग्रीमेंट और में कॉन्ट्रैक्ट में बातें थी ना वो लॉ से रिगार्डिंग मिस्टेक हो गई। मैंने क्या गलती कर दी, हमने तो जो लॉ में लिखा हुआ है ना इंडिया में उस बात को ध्यान ही नहीं रखा। अरे इंडिया ने तो बैन कर रखा है चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और हमने तो वहां से ऑर्डर कर लिया यार गुड्स मंगाने का। तो ये आपने कौन सी गलती कर दी? इंडियन लॉ की मिस्टेक कर दी। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। मतलब इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो तो आप परफॉर्मेंस करने से मना नहीं कर सकते। यानी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने तो इंडियन लॉ की मिस्टेक कर दी, अब मुझे आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नहीं, लॉ कहता है कि लॉ का एक्सक्यूजन अलाउ नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री। अगर आपको इंडिया कानून नहीं पता तो आप गलत हैं, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहन रखा और आपको जब पुलिस वाले रोकेंगे तो आप ये बोलते मुझे नहीं पता था चालान कटता है, वो थोड़ा ना बोलेगा अरे आपको पता है था, सॉरी सॉरी कोई बात नहीं। यू शुड नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री। तो इंडियन लॉ की मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर दी आपने, कोई ऐसा बीच में पॉइंट आ गया जहां पे यूएस का भी कानून आपको पता हो, जैसे डॉलर का रेट क्या चल रहा है, यूएस का रेट क्या चल रहा है, इंडिया की यूएस से ट्रीटी क्या चल रही है, क्या रिलेशनशिप चल रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में रिश्ते भारत के साथ क्या थे, जॉब बिडेन के टाइम में क्या होंगे। तो इसके लिए वॉइड है, इसका आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द यूएस लॉ, दैट इज वाई आई वॉज अंडर मिस्टेक। तो मिस्टेक में क्या हो गया? वॉइड हो गया, आप परफॉर्म करने से मना कर सकते हो। इज इट क्लियर? मिस्टेक ऑफ लॉ क्लियर हो गया? बताइए। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम पूरे बड़े चार्ट तरीके से पढ़ेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तो बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। बायलेटरल का मतलब दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई है, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी नहीं पता सीए लॉ फाउंडेशन का सिलेबस, मुझे भी नहीं पता, आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही क्लास ले रहा हूं, ना आपने पूछा ना मैंने बताया, और वी आर स्टार्टेड आवर क्लासेस। तो वी बोथ पार्टी आर अंडर मिस्टेक। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो यहां पे क्वालिटी की प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम, टाइटल की प्रॉब्लम, प्राइस की प्रॉब्लम और क्वांटिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। यहां पे एक बंदा गलत है या दोनों गलत है, बायलेटरल में दोनों गलत है, तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा सकता है। अब कैसे बताओ? क्वालिटी, भाई आपने मुझे सैंपल जो दिखाना था, आपने जो दिखाया वो तो बढ़िया था, जब गुड्स दिया वो तो खराब निकला, तो मैं पैसे वापस लूंगा ना, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, आपने बोला मैं आपको ये गुड्स दूंगा, ठीक है, जब मैं आपकी शॉप पे आया वो गुड्स एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो मिस्टेक है यहाँ पे। बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, क्योंकि मैं भी किसी पर डिपेंड था ना, मैं भी तो कहीं से गुड्स मंगाता, लेकिन उसने मुझे दिया नहीं। बोथ द पार्टी अंडर मिस्टेक। रिलेटेड टू आइडेंटिटी, गुड्स की पहचान में प्रॉब्लम हो रही है। टाइटल, आपके पास अधिकार ही नहीं है। प्राइस, आपको प्राइस में ही प्रॉब्लम हो गई, पता चला आपने उस टाइम प्राइस कुछ और बताया, अब प्राइस कुछ और बता रहे हो मुझे, यार ये तो गलत बात है। फिर मैं बोलूंगा तुमने भी तो नहीं बताया, बोथ द पार्टी अंडर मिस्टेक। तो ऐसी प्रॉब्लम में, इनकी प्रॉब्लम में सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, जिस चीज का कॉन्टेक्ट कर रहे हो, जिस वस्तु का कॉन्टेक्ट कर रहे हो उसी से रिलेटेड है, और दोनों पार्टी मिस्टेक में आ गई तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बताओ, वॉइड बन जाएगा, रद्द किया जा सकता है। अब आ जाओ आप यूनिलेटरल मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी को पता है, एक पार्टी को मिस्टेक हो गई, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी की मिस्टेक हो सकती है, जैसे लीगल या फिजिकल। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। याद रखना मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं बोलोगे अरे यार तेरे को तो मैंने बोला था मैं तेरे को 100 रियलमी के फोन सप्लाई करूंगा और हमारा एग्रीमेंट हुआ 2019 में, अब यार चाइना से बैन हो गया,
अब बैन हुआ ना, लीगल पॉसिबिलिटी अब आई ना, ठीक है ना। और एक पार्टी को पता था, एक पार्टी की मिस्टेक है, परफॉर्म करो आप, या आप उसके पैसे वापस करो, लीगल कंप्लायंसेस आ गई। या फिजिकल सब्सटेंस ऐसा हो गया, गुड्स मेरे पास थी, चोरी हो गई, तो चोरी अगर हो गई तो मेरी क्या गलती है भाई, बायर की क्या गलती है? आप परफॉर्म करो, उसके पैसे दो या उसको गुड्स दो। तो दीज आर द केसेस ऑफ मिस्टेक। तो आपको पूरा दिमाग में पिक्चर रखनी है, ये चार्ट याद रखना है, और इसी चार्ट से आप पूरी थ्योरी एग्जाम में लिखाओ, ठीक है ना। तो चार्ट से आपको पूरा रिकैप हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ बताया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया था, लॉ में बताया था दो लॉ, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। और फिर याद रखना है इंडियन लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं, वैलिड है, परफॉर्म करो। फॉरेन लॉ का एक्सक्यूज है, परफॉर्म मत करो, रद्द कर दो। एक पार्टी मिस्टेक, बताओ यूनिलैटरल, बोथ द पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, फैक्ट और लॉ। ये हमारा पूरा फ्री कंसेंट हो गया, कोerशन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। वॉइडेबल याद रखना है, वॉइडेबल 4 केसेस में है, और एक केस में या तो वैलिड या वॉइड। क्लियर? अब आप देखो, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये एक और इसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, दो पार्टीज को कानून समझा रहा है कि लीगलिटी को मत भूल जाना, कहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करने लग जाना जो आपकी नजरों में तो लीगल है लेकिन कानून की नजरों में वो क्या है, इलीगल। तो कानून की थोड़ा सा मर्यादा को रख लेना, लीगलिटी। दूसरा ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इरादा, जो आपके पीछे बैकग्राउंड है काम को करने का उद्देश्य, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। समझ रहे हो ना। और कंसिडरेशन, जो मैं बात कर रहा था, जो लेने देने की बात कर रहे हो, वो भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो अब हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां पे लॉ कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो कंसिडरेशन है, दोनों क्या होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। इसको भी लॉ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। क्लियर है यहां तक? चलें अब 1 बाय 1 डिस्कस करें, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप मत करो जो इसके अंदर आ जाएं, जिनमें ये पॉइंट आ जाए, उसको हम लीगल नहीं मानेंगे, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। देखो, पहला फोरबिडन बाय लॉ, जो कानून मना करता है आप वही काम कर रहे हो। फॉरबिडन मतलब मना करना, कोई चीज मना कर रहा है आपको, लॉ मना करता है, आप वही काम कर रहे हो, फोरबिडन बाय लॉ। लॉ कहता है कि आप आत्मनिर्भर फॉलो करो, यानी इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करो, और आप क्या कर रहे हो, चाइना से माल सप्लाई कर रहे हो। पूरे लॉकडाउन में आपने ऑर्डर मंगाया चाइना से, एग्जांपल के तौर पे, तो फॉरबिडन लॉ का तो उल्लंघन कर रहे हो। जैसे दिल्ली में मास्क ना लगाने पे 2000 की पेनल्टी है, आप मास्क नहीं लगा रहे हो और दूसरों को भी यही कह रहे हो मास्क मत लगाओ। ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दुनिया में, जो कानून जिसको मना करता है, फोरबिडन बाय लॉ। तो दिस इज व्हाट, इलीगल, दैट इज नॉट लीगल, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। क्लियर है? दूसरा, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। पहले तो आप वो कर रहे थे जो कानून मना करता है, अब आप ऐसा काम कर रहे हो जो प्रोविजन में लिखा है और उसका उल्लंघन हो रहा है। डिफीट द प्रोविजन, कानून में लिखा है जब आप मोटर ड्राइव करें तो हेलमेट लगाएं, हेलमेट ना लगाना जुर्म है। या जब आप बस में चढ़े तो टिकट ले, उसमें लिखा रहता है टिकट ना लेने पे 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने या कुछ दिनों की इंप्रिजनमेंट है। तो आप वो काम कर रहे हो जिससे प्रोविजन क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है। समझ रहे हो, कोई रूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो वो आप ना करें। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट इरादा ही गलत है, आप बैकएंड में ये मान के चल रहे हो कि मैं आगे चल के क्या करूंगा, इसके साथ धोखा कर दूंगा। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉडुलेंट, वॉइड। दूसरा, ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरे को या दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या पहुंचा दोगे, नुकसान पहुंचा दोगे, दूसरे के एसेट्स हड़प लोगे, दूसरों की जमीन कब्जा कर लोगे, ऐसा आपका इरादा है, ठीक है। और इमोरल, इमोरल का मतलब होता है किसी की भावनाओं से खेलना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो महिलाएं हैं, महिलाओं जब एफआईआर करती हैं तो वो क्या कहती हैं, इमोरल बेस पे उनकी एफआईआर दर्ज होती है कि मेरी भावनाओं के साथ खेला गया। समझ रहे हो? तो इमोरल का मतलब होता है किसी धर्म के प्रति, किसी स्टेटस के प्रति, या किसी मेल या फीमेल के प्रति आपने क्या किया, इमोरल किया। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने, बैन हो जाते हो। कुछ मूवीज ऐसी होती है बैन हो जाती है, कुछ मूवीज ऐसी होती है उसके नाम को रीनेम करना पड़ता है, यानी उन्होंने क्या किया,
उनके उस वर्क से इमोरल हुआ, लोगों की भावनाएं आहत हुई, सिखों की भावनाएं, मुस्लिम समुदाय की भावनाएं, हिंदुओं की भावनाएं, ऐसा कुछ, ये दीज थिंग्स आर इमोरल, तो ऐसा काम आप ना करें। नेक्स्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इस पे मैंने स्टार डाला हुआ, देखो इस पे लॉन्ग डिस्कशन है। पब्लिक पॉलिसी के अंदर पॉइंट्स हैं कि कब कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना गया है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जो पब्लिक को भड़का सकती है। जैसे आपको नई बात मैं बताता हूं, व्हाट्सएप में फीचर आने वाला है कि जैसे मान लीजिए, अगर जैसे अभी तक ये अभी आईटी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पहले कोर्ट में जो है एविडेंस के तौर पे सोशल मीडिया का लिंक नहीं लिया करता था, लेकिन अब अगर मान लीजिए आपके ने कोई केस, आपके कोई एफआईआर हो गई, तो आपके एविडेंस के रूप में आपके मैसेज, आपके सोशल मीडिया के मैसेज, टेप रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप का स्टेटस भी जा सकता है कि देखो ये बंदा ऐसे किस्म का है। तो उपद्रव को रोकने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे क्लिक होते हैं, एक क्लिक, दो ब्लू क्लिक, तो ऐसा मैंने सुना था बीच में, शायद आईटी एक्ट में ऐसा आएगा कि आपके स्टेटस को गवर्नमेंट भी देख सकती है, जिससे ऐसा ना हो कि कोई ऐसा होता है ना, एक पर्सन ने कोई रूमर्स फैला दिया, जैसे मान लो उपद्रव कराना है, कहीं पे तांडव मचाना है, कहीं पे तबाही मचानी है, तो ग्रुप एडमिन विल बी लायबल, ऐसा रूल आ चुका है। आईटी एक्ट में लिख दिया गया है कि अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और आप उसके एडमिन हैं या 10 बंदे एडमिन हैं और कल के दिन वहां कोई मैसेज ऐसा फॉरवर्ड हुआ जिससे उपद्रव मचा, तो आप सब के लिए इम्प्रिजनमेंट की तैयारी की जाएगी, एडमिन को पकड़ा जाएगा। तो क्या है वो? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे ग्रुप आप मत बनाओ, या बनाओ तो उसमें एडमिन मत रहो, या एडमिन रहो तो कंटेंट ऐसे सीधा बोल दो कि ऐसी चीजें शेयर ना हो। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जहां पे हम कहते हैं लीगलिटी एंड ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शुड बी क्लियर, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे एक जो टॉपिक था उसको डिटेल से, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। अब एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि पब्लिक के लिए खतरनाक है, यानी पब्लिक सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा अगर उसको अलाउ कर दे कोर्ट ऑफ लॉ, यानी उसको जुडिशरी अलाउ कर दे, तो ऐसा दंगा फसाद हो सकता है, सब लोग उसको बहिष्कार कर देंगे। तो वो क्या है? एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पहला आता है ट्रेडिंग विद एनिमी। बताओ, ट्रेडिंग विद एनिमी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एनिमी डिक्लेयर कर दिया, उससे आप अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान से अभी हमारा शीत युद्ध जारी है, कोल्ड वॉर। मतलब कोल्ड वॉर एक वॉर होता है जब हम लड़ते नहीं है बट बात भी नहीं करते, समझ रहे हो ना। हम मतलब जैसे दो दोस्तों में बात नहीं हो रही, दोस्त तो है लेकिन बात नहीं हो रही, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी रुकी हुई है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग विद एनिमी। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी को क्या बोल रखा है, ट्रेडिंग विद एनिमी, तो उसको आप, उससे एग्रीमेंट आप ना करें। उस एनिमी को हमने क्या घोषित कर दिया है? डिस्क्वालीफाइड। जैसे चाइना से अभी भारत नाराज है, इंडिया से नाराज है, ठीक है ना, कुछ कंट्री से हमने क्या कर रखा है, ट्रेडिंग रोक रखी है, राइट। अब आ जाइए स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ध्यान से समझना। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑफेंस। अगर कोई पर्सन गिल्टी है, उसने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसको जुर्माना भरना चाहिए ना, ये जो कानून में लिखा है सजा भुगतनी चाहिए ना। आप ऐसा काम कर रहे हो कि उसको जुर्माना ना भुगतना पड़े, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो कि उसको सजा ना मिले, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कानून के नियम का एक तरीके से आप उल्लंघन करवा रहे हो कि अगर जिसने जेब काटी है, अगर किसी ने मर्डर किया है, उसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। आप उस बीच में आके क्या कर रहे हो, कार्यवाही को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, रुकवा रहे हो, ये भी गलत है। रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, ध्यान से समझेंगे, ये दो अलग अलग वर्ड्स है। चैम्पर्टी इज वन थिंग, मेंटेनेंस एंड अनदर थिंग। चैम्पर्टी का मतलब होता है पोर्शन ऑफ गेन। किसी के बीच में मतभेद हो रहा है, आप बीच में जाके चले गए, तुम उसमें कह रहे हो कि उस पे तू केस कर दे, जो तेरे को हानि लाभ होगा हम दोनों बांट लेंगे, मैं तेरी मदद करूंगा। दूसरा एग्जांपल, तू उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले, प्रॉपर्टी हड़पने में सारे खर्चे मैं दूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा, गुंडे मैं भेजूंगा, और जब तेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी आधा आधा बांट लेंगे। दिस इज नॉट एग्रीमेंट अपोज टू। ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, सोसाइटी में गलत हो जाएगा। और मेंटेनेंस का मतलब क्या है, आपको मैटर में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, बीच में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो,
समझ रहे हो? इसमें क्या था, आपको इंटरेस्ट आ रहा था, प्रॉपर्टी इसमें भी आपकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीच में क्या बन रहे हो, पार्टी, एक ऑब्स्टेकल बन रहे हो वहां पे। ऐसे एग्रीमेंट अलाउ नहीं है, पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है ऐसा एग्रीमेंट। क्रिएटिंग मोनोपोली, क्रिएटिंग मोनोपोली, भारत में किसी भी व्यापार की मोनोपोली क्रिएट करना बैन है, यानी आप ऐसे व्यापारी नहीं हो सकते जिससे एक ही सिंगल सेलर का मैसेज जाए। मैं ये नहीं कह सकता आई एम द ओनली सीए फाउंडेशन टीचर हु टीच लॉ, आई कैन नॉट क्रिएट मोनोपोली। बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करना मना है, और अगर आपने मार्केट में ऐसे एग्रीमेंट कर लिए, दो बायर ने, दो सेलर ने, दो डिस्ट्रीब्यूटर ने, दो ट्रेडिंग कंसर्न ने, तो वो क्या हो जाएगा, बोल हो जाएगा। मैरिज ब्रोकरेज, आप ब्रोकरेज का काम कीजिए, आप रियल एस्टेट में ब्रोकरेज कीजिए, स्टॉक मार्केट में कीजिए, शादी के कॉन्टेक्ट में ब्रोकरेज का काम करते हो आप, ये गलत है, राइट। अब आ जाइए आप, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कानून की कार्रवाई की गतिविधि में अवरोध डालना, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, समझ रहे हो? अब जैसे मान ले एविडेंस को छुपा देना, ये एविडेंस को छुपाना, एविडेंस को बताना कि तू यहां चला जा, ये गवाही दे दे, गलत कर दे, ऐसे एग्रीमेंट करना वॉइड है। और लास्ट कंसिडरेशन जो आपका क्या है, अनलॉफुल है या पोस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अगर सोचो मैं ये कह दूं कि आप मुझसे पढ़ लो, फीस मुझे आप इतनी देना, चाहे आप चोरी करके दे दो, एटीएम से दे दो, किसी के एटीएम से कार्ड से निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा एग्रीमेंट करना क्या है, वॉइड। अब आपके मन में डाउट होना चाहिए, अब लॉ कहता है कंसिडरेशन चाहे पार्ट अनलॉफुल हो चाहे फुल अनलॉफुल हो, दोनों वॉइड है। अगर मेरी फीस 4000 है, 3000 आप अपनी जेब से दे रहे हो, 1000 चोरी का है, तो पूरा कंसिडरेशन क्या है, समझ लो ना। एक सिंगल एलिमेंट भी अगर गलत है तो पूरा कंसिडरेशन गलत है, और पूरा कंसिडरेशन गलत तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो दीज आर द केसेस ऑफ एग्रीमेंट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी। क्लियर?